सलामकुम जी, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम जो है अपना चैप्टर 5 पढ़ेंगे, जिसमें एलिनेशन ऑफ एंड सक्सेशन टू राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी। इसमें जो है हम बेसिकली दो टॉपिक पढ़ेंगे। एक एलिनेशन किस तरह से होगी राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी की, और दूसरी सक्सेशन जो है वो किस तरह से होगी। तो सबसे पहले हम एलिनेशन देखते हैं। एलिनेशन मीन्स के ट्रांसफर कैसे होगा, आगे एलिनेट कैसे होगा। तो सेक्शन 53 कहते हैं प्राइवेट ट्रांसफर ऑफ राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी अंडर सेक्शन 5 बाय टेनेंट। कि एक जो टेनेंट है जिसके पास राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी अंडर सेक्शन 5 को अगर आप जो है उसका रिकैप करें, तो उसमें जो है वो चार तरह के हमें बताए गए थे। जो राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी थी, तो उसमें जो है वो हमने जो मुख्तलिफ चार किस्म के थ्रू जनरेशन टू जनरेशन हमने देखा था। उसके बाद जो है वो और तीन कंडीशंस देखी थी। तो उसको वो रेफर कर रहा है कि वो टेनर जिसके पास ऑक्यूपेंसी का राइट अंडर सेक्शन 5 है, वो ट्रांसफर कर सकता है राइट थ्रू सेल, गिफ्ट और मॉर्गेज। मॉर्गेज मींस रहन, कि जब ज़मीन आप दे के कोई पैसे लेते हैं, तो वो बट मस्ट फॉलो द कंडीशंस इन दिस सेक्शन। लेकिन वो जो है वो इस सेक्शन में जो कंडीशंस है उनको ज़रूर पहले फुलफिल करेगा। दूसरा जो है, इफ़ द टेनेंट वांट्स टू ट्रांसफर द राइट, अगर टेनेंट ये करना चाहता है, वो कंडीशंस कौन कौन सी हैं, नोटिफाई करेगा लैंड ओनर को थ्रू रेवेन्यू ऑफिसर। दूसरा, 1 महीने तक इंतज़ार करेगा अपनी जो है वो ट्रांसफ़र करने से पहले। तीसरा, कि विद इन मंथ पीरियड, जो 1 महीने का पीरियड होगा, जो लैंड लॉर्ड होगा उसके पास सबसे पहले जो है वो उसका हक है कि वो उस टेनेंसी को बाय करे। और लैंड ओनर जो है इस पर्पस के लिए जो है वो रेवेन्यू ऑफिसर को जो है वो अप्लाई कर सकता है कि वो इसकी एक फेयर वैल्यू फिक्स करे ऑक्यूपेंसी राइट की। तो अगर जो है वो लैंड ऑलरेडी मॉर्गेज है, पहले ही वो कहीं पर रहन पे है, तो रेवेन्यू ऑफिसर जो है वो वैल्यू फिक्स करेगा, जैसे कि वो अगर रहन पे ना होती तो वो करता, वो उस तरह से करेगा। अब जो लैंड ओनर होगा, वो जो है वो ऑफिशियली जो है वो परचेज करेगा द राइट बाय पेइंग द फिक्स वैल्यू। जो फिक्स वैल्यू होगी उसको पे करने के बाद वो ऑफिशियली उसको परचेज करेगा विद इन द डेडलाइन जो रेवेन्यू ऑफिसर ने सेट की है। जब एक दफ़ा अब ये पेमेंट हो जाएगी, तो जो टेनेंट का टेनेंसी राइट है वो ख़त्म हो जाएगा, और जो रेवेन्यू ऑफिसर है वो जो ये टेनेंसी की जो पोजेशन है, वो कब्ज़ा जो है वो लैंड ओनर को दे, सॉरी लैंड लॉर्ड को दे देगा। आगे सब सेक्शन 6 में कहता है कि अगर लैंड जो है वो मॉर्गेज है, तो जो लैंडलॉर्ड जिसको जो है वो टेनेंसी मिलेगी, वो फ्री ऑफ द मॉर्गेज मिलेगी। मींस कि वो मॉर्गेज का जो उस पे कर्ज है, वो जो एक जो उसने अमाउंट पे करनी थी टेनेंट ने, वो उससे फ्री होगा। सॉरी, इफ नो मॉर्गेज एग्जिस्ट, अगर कोई मॉर्गेज एग्जिस्ट नहीं करता, तो टेनेंट जो है वो रिसीव करेगा दी परचेज मनी। तो वो जो है वो परचेज मनी टेनेंट जो है वो रिसीव करेगा। और अगर जो है वो मॉर्गेज है, तो रेवेन्यू ऑफिसर जो है वो परचेज वैल्यू पहले तो मॉर्गेज की सूरत में जो कर्ज है वहां पे पे करेगा, और दूसरा जो है वो जो बाकी रिमेनिंग बैलेंस बच जाएगा, वो जो है वो टेनेंट को दे देगा, या जो है वो उसको होल्ड कर लेगा जब तक कि कोर्ट उसका को असल हकदार कौन है उसका डिसीजन नहीं कर लेती। अगर जो है टेनेंसी में बहुत सारे जो है वो लैंडलॉर्ड्स हैं, तो उनमें से कोई एक जो है वो एक्ट कर सकता है एज ए लैंडलॉर्ड फॉर दिस प्रोसेस। कि ये जो प्रोसेस है जिसमें हमने कहा कि पहला हक लैंडलॉर्ड का है, तो वो परचेज कर सकता है। तो वो कहता है कि अगर बहुत सारे लैंडलॉर्ड्स हैं, तो कोई एक ही जो है वो एक्ट कर सकता है एज ए लैंडलॉर्ड।
लास्ट इसके सब सेक्शन में 9 में कहते हैं कि कोई भी रेवेन्यू ऑफिसर या गवर्नमेंट का ऑफिशियल जो है वो इस हवाले से कोई काम करता है तो उसके खिलाफ जो है कोई लॉ सूट फाइल नहीं किया जा सकता, उसके खिलाफ केस दायर नहीं किया जा सकता। अ, हाँ, अगर जो है वो कोई रॉन्गफुल पर्सन रिसीव द परचेज मनी, वो परचेज मनी को गलत बंदा जिसको नहीं मिलनी चाहिए वो रिसीव कर लेता है, तो जो राइटफुल पर्सन है वो रिकवर करवा सकता है उससे जो है वो पैसे। टैक्स सेक्शन 54 में वो प्रोसीजर बताता है कि जब जो फोरक्लोजर है ऑफ मॉर्गेज ऑफ राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी, कि अगर जो मॉर्गेजी है जिसके पास वो जमीन रहन पे है, अगर वो उसको जो है वो हासिल करना चाहता है उस टेनेंसी को, तो वो जो है वो भी सेम प्रोसेस फॉलो करेगा जो ऊपर हमने कहा कि प्राइवेट ऑक्यूपेंसी का राइट को ट्रांसफर करने के लिए जो प्रोसीजर हमने पढ़ा है वो मॉर्गेजी भी वही प्रोसीजर अडॉप्ट करेगा। सेक्शन 55 में कहते हैं कि सेल ऑफ राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी अंडर सेक्शन 5 इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री, के जो राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी है, सेल जो है वो राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी की इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री में वो किस तरह होगी कि एक जो राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी है जो हम सेक्शन 5 के तहत मिला है, कैन बी सोल्ड टू रिकवर द अनपेड डेब्ट, कि वो जो है वो बेची जा सकती है अगर कोई अनपेड कर्ज है किसी पे, अंडर कोर्ट ऑर्डर, कोर्ट के ऑर्डर के तहत। अब जो कोर्ट है वो उसमें जो है वो जरूर मस्ट यहाँ पे, अगर एक्ट की लैंग्वेज में पढ़े तो यहाँ पे शेल है। शेल जब भी आता है तो उसका मतलब होता है कि ये चीज़ कंपलसरी है, ये करनी ही करनी है। मे आ जाए तो एक डिस्क्रिशन आ जाती है जहाँ पे वर्ड में लिखा हो, लेकिन अगर शेल आ जाए तो फिर वो चीज़ मैंडेटरी हो जाती है, कंपलसरी हो जाती है। कोर्ट जो है वो ज़रूर नोटिफाई करेगी लैंड ओनर को बिफोर सेलिंग द राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी। अगर जो है वो लैंड लॉर्ड जो है वो डिपॉजिट करवा देता है 25% हाईएस्ट बिड का बिफोर द एंड ऑफ ऑक्शन, तो वो जो है वो परचेजर बन जाएगा इंस्टेड ऑफ हाईएस्ट बिडर। कि जैसे हमने जो लैंड पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट में पढ़ा था कि ऑक्शन के टाइम पे जो सबसे ज़्यादा बिडिंग लगाएगा वो जो है वो परचेजर डिक्लेयर किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये है कि अगर ऑक्शन हो रही है तो जिस बंदे ने हाईएस्ट बिड लगाई है, अगर लैंड लॉर्ड जो है वो 25% उसका पे कर देता है ऑक्शन के खत्म होने से पहले, तो लैंड लॉर्ड को परचेजर डिक्लेयर किया जाएगा, क्योंकि ऊपर हमने बात की कि उस पे पहला हक जो है वो लैंड लॉर्ड का। सेक्शन 56 है ट्रांसफर ऑफ राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी अंडर एनी अदर सेक्शन देन सेक्शन 5, कि अगर किसी बंदे के पास किसी और सेक्शन के तहत, सेक्शन 5 के अलावा किसी और सेक्शन के तहत उसके पास राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी है, तो इस सूरत में क्या होगा कि इट कैन नॉट बी सोल्ड और सीज्ड इन द कोर्ट ऑक्शन, के उसे जो है वो सेल या सीज नहीं किया जा सकता कोर्ट एक्शन, कोर्ट ऑक्शन में। दूसरा, अगर वो जो है वो ट्रांस और ना ही वो जो है वो ट्रांसफर की जा सकती है प्राइवेटली अनलेस के जो लैंड लॉर्ड है वो रिटर्न परमिशन ना दे। सेक्शन 57 में कहते हैं राइट एंड लाइबिलिटीज ऑफ ट्रांसफरी ऑफ राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी, के राइट्स और लाइबिलिटीज क्या है ट्रांसफरी की ऑफ राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी। तो अगर एक राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी ट्रांसफर होता है वो किसी भी तरह से हो, सेल के थ्रू, गिफ्ट के या मॉर्गेज के, तो जो बंदा जो है जो नया ओनर है उसके पास जो है वो तमाम राइट्स होंगे जो एक ओरिजिनल टेनेंट के पास थे। दूसरा, उसकी भी सेम लाइबिलिटीज होंगी कि उसने रेंट पे करना है और बाकी जो कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशंस हैं उन्हें पूरा करना है, ये भी उसकी लाइबिलिटी होगी। सेक्शन 58 है सबलेटिंग, के अगर एक बंदे ने, लैंड लॉर्ड ने लेट की जमीन टेनेंट को, तो टेनेंट ने अगर आगे जो है वो सबलेट करनी है, आगे किसी को देनी है, तो फिर क्या होगा कि एक टेनेंट जिसके पास राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी है वो सबलेट कर सकता है लैंड, अगर वो जो है उसे अलाउ किया जाए इस एक्ट के तहत। दूसरा, कोई कॉन्ट्रैक्ट रिस्ट्रिक्शन ना हो लैंड लॉर्ड की तरफ से।
और तीसरा जो है वो अगर उसने सबलेट करनी है तो वो 7 साल से ज्यादा सबलेट नहीं कर सकता। अब जो सब टेनेंट है जो वो और जो ओरिजिनल टेनेंट है दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर एनी ऑब्लिगेशन अंडर दिस एक्ट के। इस एक्ट के अंदर जो भी ऑब्लिगेशन है उसके वो दोनों जो हैं वो पाबंद हैं। और आगे वो कहता है कि जो लैंडलॉर्ड है वो होल्ड कर सकता है बोथ अकाउंटेबल फॉर रेंट, उसको जो है रेंट के लिए भी अकाउंटेबल कर सकता है एंड दी अदर टेनेंसी कंडीशन, और बाकी जो टेनेंसी की कंडीशंस है उनके लिए। सेक्शन 58 ये कहता है ट्रांसफर ऑफ राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी अंडर एनी सेक्शन ऑफ द एक्ट बाय एक्सचेंज। कि अगर किसी बंदे के पास वो राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी है उसको जो है वो ट्रांसफर जो है वो एक्सचेंज की सूरत में जो है वो क्या होगा। एक टेनेंट जो है जिसके पास ऑक्यूपेंसी राइट है वो एक्सचेंज कर सकता है लैंड विद लैंड ओन्ड बाय द मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज फॉर कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग। के वो जो है वो एक्सचेंज कर सकता है लैंड जो उसके साथ जो ज़मीनें के मालिक हैं जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं उनको किस मकसद के लिए कि वो कंसोलिडेट कर ले अपनी होल्डिंग को इकट्ठा कर ले बट ओनली विद द लैंडलॉर्ड्स कंसेंट। तो जो न्यू लैंड ऑब्टेन्ड इन एक्सचेंज, जो नई लैंड अब एक्सचेंज में मिली है उस पे भी सेम ऑक्यूपेंसी राइट होंगे जैसे कि ओरिजिनल पे है। तो ये सारा जो था वो हमने एलिनेशन से रिलेटेड पढ़ा। अब सक्सेशन से रिलेटेड के जो है वो राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी जिस बंदे के पास है अगर वो मर जाता है तो वो आगे किसके पास जाएगी, आगे उसका सक्सेसर जानशीन कौन बनेगा, उसके बारे में सेक्शन 59 में बात करते हैं। और आगे ले सेक्शन में इसमें दो बंदों की बात करते हैं, एक मुस्लिम की और दूसरा नॉन मुस्लिम की। तो सबसे पहले जो है वो मुस्लिम की देख लेते हैं कि जब एक मुस्लिम बंदा जिसके पास राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी है वो फौत हो जाता है तो राइट पासिस टू देयर हेयर्स, उसके वरसा के पास जाएगा अकॉर्डिंग टू द मुस्लिम पर्सनल लॉ। अगर एक औरत है, एक मुसलमान औरत है और उसके पास जो है एक लिमिटेड राइट था अंडर कस्टमरी लॉ, तो लैंड जो है वो जाएगी उन वरसा के पास ऑफ द लास्ट फुल ऑनर, वो जिनके पास पूरी ऑनरशिप थी, लास्ट फुल ऑनर थे एज पर शरीयत। इफ एनी ऑफ दीज हेयर्स डाइज, और इनमें से अगर कोई जो है वारिस फौत हो जाता है बिफोर वुमेन लिमिटेड इंटरेस्ट एंड्स, कि उससे पहले के औरत का जो लिमिटेड इंटरेस्ट है वो एंड हो जाता है, द न्यू हेयर जो नए वारिस होंगे इनहेरिट्स देयर शेयर एट द टाइम ऑफ हर डेथ। तो वो जो उसके हेयर्स होंगे, उसके जो वरसा होंगे वो उसकी डेथ के साथ ही जो है वो उसकी जो शेयर है उसके को इनहेरिट कर लेंगे, विरासत में ले लेंगे। अगर औरत जो है वो दोबारा मैरिज कर शादी कर लेती है या रीमैरी करती है तो शी गेट्स द शेयर, तो उसे मिलेगा शेयर शी वुड हैव इनहेरिट अंडर शरीयत, तो जो शरीयत में उसके लिए मेंशन किया गया है वो शेयर उसे मिलेगा। और अगर वो फौत हो जाती है तो उसका जो शेयर है उसके हेयर्स को अंडर शरीयत पास हो जाएगा। सब सेक्शन 2 में अब वो गैर मुस्लिमों की बात कर रहे हैं। अगर कोई गैर मुस्लिम टेनेंट फौत हो जाता है तो राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी किस तरह से फॉलो होगा। सबसे पहले जो प्रायोरिटी दी जाएगी वो लीनियर जो डिसेंड्स हैं, मींस उसका जो बेटा होगा, फिर उसका जो ग्रैंड सन होगा, इस तरह से जो मेल एक लाइन होगी उसको जाएगा। दूसरा, अगर कोई मेल नहीं है तो जो है वो जो बेवा है उसको वो लैंड जाए, वो लैंड इनहेरिट करेगी अनटिल कि वो मर जाए या रीमैरी कर ले या अबंडेंस लैंड, या जो है वो लीगली उसको वहां से निकाल दिया जाए। अगर वो कहता है कि कोई जो है वो मेल डिसेंट या विडो भी नहीं है, उसकी बेवा भी नहीं है, तो विडो की जो माँ है वो उसे इनहेरिट करेगी। वो भी कब तक, जब तक वो फौत ना हो जाए या रीमैरी ना कर ले या अबंडेंट द लैंड और लीगली उसको निकाल ना दिया जाए।
नेक्स्ट वो कहता है कि अगर कोई मेल डिसेंट भी नहीं है, विडो भी नहीं है, विडो की माँ भी नहीं है, तो जो मेल कोलेटरल रिलेटिव्स हैं, मींस के भाई हैं उसके, उसके चाचा हैं, कजन्स हैं, तो वो जो है वो उस लैंड को इनहेरिट कर लेंगे, प्रोवाइडेड दैट कॉमन इंसेंटर्स आर ऑक्युपाइड दी लैंड, बशर्ते के जो कॉमन इंसेस्टर्स हैं वो भी जो है वो ऑक्युपाई करें लैंड को। अब यहाँ पे एक स्पेशल एक्सप्लेनेशन दी गई है कि अगर जो बंदा, जो टेनेंट फोर्थ हुआ है, रिसीव्ड द लैंड जो थ्रू एन एक्सचेंज, अगर एक्सचेंज के थ्रू जो है वो उसे वो लैंड जो है वो रिसीव हुई है, इट विल बी कंसिडर्ड एज ऑक्युपाइड बाय द कॉमन इंसेस्टर। तो ऐसे ही समझा जाएगा कि वो जो है वो लैंड कॉमन इंसेस्टर्स ने ऑक्युपाई की हुई है फॉर इनहेरिटेंस पर्पसेस। थर्ड में वो कहता है कि मेल डिसेंट्स एंड कोलेटरल रिलेटिव्स इनहेरिट्स द राइट ऑफ ऑक्युपेंसी एज इफ इट वर, तो वो कहता है कि एज इफ इट वर लैंड लेफ्ट बाय द डिजीज्ड इन द सेम विलेज। तो जो है वो इसी तरह से ही अगर मेल डिसेंट्स जो हैं या कोलेटरल रिलेटिव्स जो हैं वो इनहेरेंट करते हैं राइट ऑफ ऑक्युपेंसी, तो इट वर लैंड लेफ्ट, तो वो लैंड इसी तरह समझी जाएगी जैसे कि वो विलेज के लिए जो है वो लेफ्ट की गई थी। इफ ए विडो इनहेरिट्स द लैंड, अगर एक विडो जो है वो लैंड को, एक बेवा लैंड को इनहेरिट करती है, तो वो जो है वो उसे 1 साल तक ना तो सेल कर सकती है, ना गिफ्ट कर सकती है, ना मॉर्गेज कर सकती है, ना ही सबलीज कर सकती है। इफ नो लीगल हेयर्स एग्जिस्ट, अगर कोई लीगल हेयर मौजूद नहीं है मुस्लिम या गैर मुस्लिम रूल्स में, तो जो ऑक्यूपेंसी राइट है वो एक्सटिंग्विश हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, इट डज नॉट ट्रांसफर टू एनीवन एल्स। चैप्टर 5A ये अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया, सक्सेशन टू नॉन ऑक्यूपेंसी टेनेंसीज, के जो सक्सेशन है, जो ऊपर हमने पढ़ी कि जो अंडर सेक्शन 5 ऑक्यूपेंसीज मिली हैं जिनके पास राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी था, अब जिनके पास राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी नहीं था उनका क्या होगा। तो सबसे पहले ये रूल अप्लाई किन पे होगा, वो टेनेंट जिनके पास राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी नहीं था, दूसरा जिनने लैंड होल्ड की थी किसी फिक्स टर्म के लिए, तीसरा जो है वो लैंड जो है इज नॉट रिजर्व्ड बाय द लैंड ओनर फॉर पर्सनल कल्टीवेशन। ये इन पे अब इनको इनहेरेंट कौन करेगा, तो टेनेंट के जो लीगल हेयर्स हैं, जो लीगल वरसा हैं, वो इसको इनहेरेंट करेंगे, सक्सेशन में उन्हें जाएगी। और अगर वो नहीं है तो एल्डेस्ट जो मेल चाइल्ड होगा उसके पास जाएगी। अगर जो है वो भी एग्जिस्ट नहीं करते, तो वो जो है कोई जो है वो एलिजिबल नहीं है, तो जो है ये किसी के पास नहीं जाएगी, ये राइट ऑफ टेनेंसी जो है वो एक्सटिंग्विश हो जाएगा। तो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।